प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। अंधकार पर प्रकाश की विजय अज्ञानता पर ज्ञान की विजय के समान है। हम स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की इसी पावन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दीप जलाकर मां सरस्वती का आशीर्वाद लेंगे तथा अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब हम मुख्य अतिथि और प्रतिष्ठित व्यक्तिगण से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर मंच पर आएं और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्भर्गमां शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपं ज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपं ज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपं ज्योतिर्नमोऽस्तुते। हमारे समक्ष विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल सर सेना मेडल सेवानिवृत्त हैं, जिनके पास सशस्त्र बलों और उच्च शिक्षा में 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। महोदय भारत के राष्ट्रपति द्वारा सेना मेडल, GOC-INC दक्षिणी एवं पश्चिमी कमान द्वारा प्रशस्ति पुरस्कार, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। महोदय से विनम्र निवेदन है कि वे कृपया कर मंच पर आएं एवं सभा को संबोधित कर उनका मार्गदर्शन करें। जय हिंद। कारगिल विजय जयंती के अवसर पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, गणमान्य अतिथियों का स्वागत करने से पहले मैं नमन करता हूं उन वीर बलिदानी सैनिकों को जिन्होंने भारत की अक्षुण्णता एवं संप्रभुता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। धन्य हैं वो सभी लोग जिन्हें इन वीरों के सगे संबंधी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्य हैं वो लोग जिन्हें इन वीरों के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनमें से कई हमारे इस समय सभागार में उपस्थित हैं। मैं आप सभी को नमन करता हूं और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और सुभारती आप सबको प्रिय है, सुभारती के लिए आप सब प्रिय हैं। मैं सहृदय स्वागत करता हूं आप सबके चिर परिचित भारतीय संस्कृति के विचारक एवं समाजसेवी डॉक्टर इंद्रेश जी का, जिन्होंने इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया और आपका सानिध्य हमारे लिए एक प्रेरणादायक अनुभव होगा। मैं आपका हृदय से स्वागत करता मैं स्वागत करता हूं इस सभा के विशिष्ट अतिथि, वीर चक्र से अलंकृत हम सभी के अग्रज सेवानिवृत्त रियर एडमिरल HP सिंह VRC VSM,
जो सेवानिवृत्त होने के पश्चात अनेक मंचों से युवाओं को देश निर्माण हेतु प्रोत्साहित एवं प्रेरित कर रहे हैं। इस कार्य में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं सेवा में उच्चतम पदकों से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ सुभारती विचारधारा, शिक्षा, सेवा, संस्कार एवं राष्ट्रीयता के जनक एवं सूत्रधार और हम सब के प्रेरणा स्रोत सुभारती के संस्थापक महोदय डॉक्टर अतुल कृष्ण का, जो किसी कारणवश सभा में उपस्थित नहीं हो पाए, बट उनकी उपस्थिति हमको अनुपस्थिति महसूस हो रही है, जिनकी विलक्षण राष्ट्रवादी सोच हम सबका मार्गदर्शन करती रहती है। मैं सहृदय स्वागत करता हूं विलक्षण प्रतिभा की धनी, भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती स्तुति नारायण का। आई वेलकम यू मैम। मैं स्वागत कर रहा हूं एक ऐसी युवा नारी शक्ति का जो खुद में सशक्त है, पर उन सभी के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं जो कमज़ोर और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हैं। वो हैं सुभारती विश्वविद्यालय की ऊर्जावान युवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सल्याराज। आई वेलकम। मैं इस समारोह में उपस्थित सभी आमंत्रित गणमान्य अतिथियों का दिल से स्वागत करता हूं, जिनमें मुख्य हैं लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी, सेवानिवृत्त, डॉक्टर कर्नल N.K. आहूजा, फॉर्मर वाइस चांसलर स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, कर्नल त्यागी and Mrs. Tyagi, Mrs. Poonam, she has been the brain behind what we saw today in Kargil Up-1. I also welcome Wing Commander Prafulla Bakshi, who is quite close to Subharati University. मैं स्वागत करता हूं उन सभी संस्था पदाधिकारियों का जो इस समारोह में सुभारती से जुड़े हैं, जिनमें प्रमुख हैं श्री राजेश लांबा, राष्ट्रीय महामंत्री धर्म संस्कृति संगम। आज के समारोह में उपस्थित विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण, कर्मचारी और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करना चाहूँगा सभी मीडिया से जुड़े लोगों का जो इस कार्यक्रम में कवरेज दे रहे हैं। इस सभागार में जितने भी महानुभाव, भले ही वो अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हों, अलग अलग मंचों से हों, मगर सबका उद्देश्य एक है और वो है भारत निर्माण। अंत में मैं सुभारती विश्वविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों से अपील करता हूँ कि जो आज की सभा में उपस्थित विद्वान वक्ताओं एवं शहीद परिवार के सगे संबंधियों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे और सुभारती के लक्ष्य देश निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। सभा को संबोधित करने के लिए आपका धन्यवाद। अब हम आपका परिचय कराएंगे कैप्टन अमरिक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी के निदेशक कर्नल राजेश त्यागी जी से। आप सेना मेडल सेवानिवृत्त। आपके 34 साल की सेवा के दौरान आपने ऑपरेशन पवन, काउंटर इंसर्जेंसी, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, असम सहित विभिन्न इलाकों और ऑपरेशनों में विभिन्न नियुक्तियों पर काम किया है। आपने 4 जाट के हिस्से के रूप में कारगिल युद्ध में भी भाग लिया है। अपनी सेवा के पश्चात आप सेना मेडल से अलंकृत किए गए। आपसे अनुरोध है आप सभा का मार्गदर्शन करें। जय हिंद। आदरणीय चीफ गेस्ट, ऑनरेबल चांसलर मैम, यहाँ पर उपस्थित सभी गेस्ट, हमारा सुभारती का विचारधारा के साथ हमने यहाँ पर एक कारगिल स्मृति उपवन एवं एक कारगिल शहीद स्मारक सबके लिए, तमाम जो जवान INA से लेकर और पोस्ट इंडिपेंडेंस जिनका जो शहीद हुए, उन सब के स्मृति में एक
शहीद स्मारक बनाया है, उसके लिए हमारे जो माननीय संस्थापक हैं, ये उनकी सोच है कि हम उन जवानों, वीर जवानों के प्रति इतना तो कर सकते हैं कि एक लैंड देकर और ये 2 संस्थाएं बनाएं। उसी का एक क्लब का अभी प्रस्तावना है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। नेक्स्ट आप सबको ज्ञात है, भारत को स्वतंत्रता बिना खड़ग बिना ढाल नहीं मिली थी। उसके लिए कई लोगों ने अपना खून बहाया था, बलिदान दिया था। हमारा ये दायित्व है कि हम उनके प्रति पूरी निष्ठा के साथ उनके लिए कुछ कर पाएँ। इस पावन उद्देश्य के साथ एक यहाँ पर शहीद स्मारक, जैसा मैंने आपको बताया, बनाया, निर्माणाधीन है। नेक्स्ट, शहीद उपवन के 2 भाग हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। हर शहीद का उसमें नाम अंकित है, उनकी स्मृति में। एक कैंटीन है जिसमें कि एक टीवी शो होता है जिसमें युद्ध के, अलग अलग युद्धों के रिपोर्ट्स और वीडियोस दिखाए जाते हैं, ताकि सब में ये चेतना हो कि हमारे शहीदों ने क्या काम किया था कि हमारा देश आज़ाद हुआ। शहीद उपवन में फ़ोटोग्राफी के लिए एक फ़ोटोग्राफी स्टूडियो भी है, ताकि आप हमेशा के लिए अपनी स्मृति बना के रखें वो फ़ोटो खिंचवा कर। जगह जगह संघर्ष, हर संघर्ष की गाथाएं लिखी गई हैं, एक नॉलेज पार्क की तरह। और हर वर्ष इसमें 2 भव्य आयोजन करे जाएंगे जिसमें शहीदों के परिवार, उनका सम्मान किया जाएगा। और इसके रखरखाव के बाद जो उपलब्ध धन है उनसे शहीदों की जिस तरह भी सहायता हो सके उनके परिजनों की सहायता की जाएगी। और द्वितीय चरण में इसका और विस्तार होगा। नेक्स्ट, ये नियमावली है। प्रातः 4 बजे से लेकर 11 बजे तक ग्रीष्मकाल में, और शीतकाल में प्रातः 5 बजे से 10 बजे तक इसका निश्चित किया गया प्रवेश शुल्क होगा। सदस्यता दी जाएगी। जो हमारे शुभार्थी के स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास आईडी कार्ड है, वो इसमें निःशुल्क प्रवेश प्राप्त करेंगे। जितने हमारे शहीदों के परिवार हैं वो इसमें निःशुल्क प्रवेश प्राप्त करेंगे। जितने सर्विंग जवान और रिटायर्ड जवान और ऑफिसर्स, इनके लिए निःशुल्क होगा इसमें एंट्री। क्लब इच्छुक व्यक्तियों से दान लेने के लिए सक्षम होगा और नियमित रूप से जो सुबह और शाम वॉक करते हैं उनके लिए जगह बनाई गई है। नेक्स्ट, सदस्यता शुल्क आपके सामने फ्लैश्ड है। जो सुविधाएं आप यदि मेंबर बनते हैं इस क्लब के, तो ये सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। लास्ट का पॉइंट, परामर्श। यदि आप इसके मेंबर हैं तो आप इसकी समिति को परामर्श करके अपने वैल्यूएबल व्यूज़ भी दे सकते हैं जिन पर विचार किया जाएगा। नेक्स्ट, सदस्य बनने का तरीका, हमारी ऑनलाइन पोर्टल, उसके थ्रू, वेबसाइट के थ्रू जो पौधारोपण और वृक्षारोपण होगा, विशिष्ट सदस्य के नाम से 1 वर्ष के लिए एक पौधा लगाया जाएगा। संरक्षण सदस्य के नाम पर एक पौधा आजीवन लगाया जाएगा। ऐसे ही कॉर्पोरेट सदस्य और विकास एवं वृक्षों के संरक्षण का निरीक्षण कोई भी आकर मेंबर कर सकता है। नेक्स्ट, इसके संचालन के लिए कार्यकारिणी इस प्रकार से होगी। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। जय हिंद। शहीद स्मारक एवं उपवन क्लब की जानकारी एवं सभा को उससे अवगत कराने के लिए आपका धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपका परिचय कराएंगे एक और दिग्गज व्यक्तित्व से, लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी जी। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, सेवानिवृत्त।
2011 में आपको अत्यंत असाधारण सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। 2007 में भी आपको असाधारण सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। 1971 के युद्ध के दौरान आपको सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आपको 2 मौक़ों पर सेना अध्यक्ष और सेना कमांडर द्वारा प्रशंसा पत्र भी मिला है। वर्तमान में आप देश के प्रीमियम संस्थान जैसे IIS, साउथ एशिया स्टडी सेंटर, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी इत्यादि में रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, मानव अधिकार से संबंधित मामलों में आप आमंत्रित वक्ता के तौर पर सक्रिय हैं। आपने 6 CPC में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सभी बैंकों के कल्याण के लिए कई पहल शुरू करने में आपका योगदान रहा है। आपसे अनुरोध है, कृपया कर मंच पर आएं और सभा को संबोधित करें। माननीय इंद्रेश जी, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। मिसेस श्रुति कक्कड़, जनरल थपलियाल, मिसेस शल्याराज, जनरल नेगी, एयर वाइस मार्शल HP सिंह, कर्नल आहूजा, कर्नल त्यागी, मिसेस पूर्णिमा त्यागी, कर्नल प्रफुल्ल बख्शी और हमारे आदरणीय विजन थापर के फादर कर्नल एंड मिसेस थापर, जो कि कारगिल के वीर बलिदानी, आज हमारे सामने आकर हमारा सम्मान बढ़ाने वाले कर्नल एंड मिसेस थापर, अध्यापक गण, आदरणीय शिक्षकगण, मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी, मीडिया के बंधुगण और सबसे महत्वपूर्ण ये चमकते चेहरे, भारत के भविष्य, द इग्नाइटेड माइंड, मेरे प्यारे बच्चों, आज इस मांगल्य में सभागार में आकर एक अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही है। मैं वापस नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में चला गया, जहाँ पे तकरीबन ऐसा ही सभागार है, उसमें भी बालकनी है और उसकी भी कैपेसिटी करीब 2000 के करीब है। और मैं भी अपने NDA की ट्रेनिंग के दौरान में वापस उन स्मृतियों को याद करने लगा। मेरठ में आके, ये वो वीरों की भूमि है जहाँ से स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी निकली थी। ये वो क्षेत्र है, यमुना और गंगा के बीच का दोआब का इलाका, जहाँ के किसानों ने भारत के लिए अनाज के भंडार भर दिए। और यहाँ जब भी आप इस मौसम में अगर आप जाएंगे तो दोनों तरफ लहलहाते खेत नज़र आएंगे और आम के तमाम बाग नज़र आएंगे। इस पवित्र भूमि में आकर जब हम पहली बार में इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ, जब हमने प्रवेश किया तो एक बहुत ही प्रशंसा हुई और एक ऐसा अनुभव हुआ जो अविस्मरणीय है। इतनी हरियाली, हर मार्ग पे किसी हमारे देश के लिए मर मिटने वालों का नाम था, या वो मार्ग किसी बलिदानी के नाम पर थी। वीर टिकेंद्र सिंह, बहुत कम लोगों ने सुना होगा, मणिपुर के एक बहुत बड़े योद्धा थे, उनके नाम पर भी मार्ग आज हमने यहाँ पर देखा। तो ऐसे संस्थान में आकर, इसके प्रांगण में आके आज से बात करने में मुझे बहुत सम्मान महसूस हो रहा है। भारत में सदैव युवाओं का एक अलग ही महत्व रहा है। इनका योगदान राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अनादिकाल से ले लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान श्री कृष्ण चंद्रगुप्त मौर्य, राणा प्रताप, वीर शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, माँ चिन्नम्मा, अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी, और जब स्वतंत्रता संग्राम में हम आते हैं तो मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और स्वतंत्रता के बाद मेजर सोमनाथ शर्मा, शैतान सिंह, जगन्नाथ सिंह, पीरू सिंह, धान सिंह थापा, AB तारापुर, अरुण खेत्रपाल, निर्मलजीत सिंह सेखों, और फिर विक्रम बत्रा,
कारगिल के योद्धा जिनका हम सब ने वो फेमस वर्ड ये दिल मांगे मोर हमेशा याद रहेगा, मनोज पांडे, योगेंद्र यादव, संजय कुमार, वीरों की कमी नहीं भारत में। और आपकी जवान थक जाती है लेकिन नाम कम नहीं पड़ते। तो ऐसे देश में, ऐसे भारत में जब हम युवाओं की बात करते हैं तो बहुत ही रोमांच मिलता है। मैं आज केवल एक ही जिसके नाम पर आपकी ये विश्वविद्यालय भी है, स्वामी विवेकानंद की बात करूंगा। एक ऐसी महान हस्ती थी जो 39 ईयर्स की एज पे, उम्र पे इस विश्व को छोड़कर चले गए। लेकिन उस 38 ईयर्स में उन्होंने जो देश को दे दिया, विश्व को दे दिया, वो आज भी पूरा विश्व याद करता है। उनके लेखन के ऊपर रिसर्च हो रही है, उनके भाषणों के ऊपर लोग अध्ययन करते हैं और घर घर में स्वामी विवेकानंद की आपको आज भी फोटो मिल जाएगी और उनका अनुकरण करने के लिए हम सब हमेशा उत्साहित रहते। तो ऐसे महानुभाव जिसने भारत के भविष्य में बहुत बड़ा योगदान था, और उनका जो भाषण शिकागो में 1893 में, जिसमें उन्होंने हिंदुइज्म वर्ल्ड की जो सम्मेलन था, पार्लियामेंट ऑन रिलीजन, धर्म संसद के ऊपर, जब उन्होंने हिंदुइज्म के ऊपर बात की, और देखिए 1893 कितने साल पहले उन्होंने इस महान धर्म के बारे में जब बात की है और पूरा विश्व उनके पीछे दौड़ रहा था, दीवाना था, उन्होंने कहा कि एक ऐसा धर्म है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ, जो कि सबको साथ लेकर सबके देखभाल करने की, सबके लिए हमेशा सोचती है कि ये खुश रहें, किस तरह से आप अध्ययन करें, किस तरह से आप अच्छे प्राणी बने, किस तरह से आप दूसरे का भला कर सकें, किस तरह से आप सबको एक साथ लेकर चल सकते हैं। प्रेम, सहयोग, सद्भाव, ये सब वो आज हमको शिक्षा देकर चले गए। तो ऐसे महान, और इसीलिए युवाओं, जो आज मेरे बेटे बेटी यहाँ पर बहुत संख्या में बैठे हैं, आप सबका भारत के निर्माण में बहुत बड़ा एक रोल है। आप सबका दायित्व है कि इस भारत को, जो आपका राष्ट्र है, आपकी माँ है, इसको आपने यश और कीर्ति के शिखर पर ले जाना है। हर भारतीय का इसमें योगदान होगा। सबसे महत्वपूर्ण इन युवाओं का होगा, क्योंकि भारत एक युवा राष्ट्र है। आज भारत पूरे विश्व में सबसे युवा देश है। 65% हमारी जो आबादी है, हमारी जनसंख्या है, आज 35 वर्ष से कम है। और अगले 25 वर्ष, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल का समय दिया है, उस पूरे 25 वर्ष तक बड़ी आबादी वालों देशों में भारत युवा राष्ट्र बना रहेगा। तो इसका महत्व समझिए, अपने कर्तव्य और दायित्व को समझिए, और भारत के निर्माण में आप सबका योगदान बहुत जरूरी है। मैं एक दो चीज आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है, और माननीय इंद्रेश जी के हम वचनों को सुनना चाहते हैं। भारत ज्ञानवीरों का देश है। ये धरती ज्ञानवीरों की है, आज से नहीं, सुश्रुत के ज़माने से, आर्यभट्ट के ज़माने से, भास्कराचार्य के ज़माने से, चाणक्य के ज़माने से, वेदव्यास के ज़माने से, और फिर अगर आप सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और आजकल अगर आप लें तो सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल, और नासा के जो 50% साइंटिस्ट आज भी इंडियन ओरिजिन के। भारत दानवीरों का देश है। यहाँ लोग त्याग, तपस्या और बलिदान करने वाले ऐसे भारतीय हैं। भारत में दानवीरों की कमी नहीं है। आपको कोई एक योजना बनानी है या कोई कार्य जिसके लिए आप सोचते हैं समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए, वो लेकर आना है, और भारत में दानवीर करने वाले कम नहीं है। भारत दानवीर दधीच की धरती है, भारत दानवीर कर्ण की धरती है,
भारत सती सावित्री की धरती है, भारत एकलव्य की धरती, और अंत में जो तीसरी वो भारत की शक्ति है, भारत शूरवीरों का देश है। भारत की धरती शूरवीरों की धरती है। यहाँ राष्ट्र पे मरने बिंडे वालों की कोई कमी नहीं है। जैसा कि अभी यहाँ पर बताया गया कि यहाँ किसी माँ ने कभी नहीं कहा कि जब उसका बेटा राष्ट्र के लिए बलिदान हो जाता है तो उसने कभी हमेशा उस बेटे पे गर्व किया है और कहा है कि मेरा बेटा देश के लिए उसने सर्वोच्च बलिदान दिया। किसी पत्नी ने अपने पति के लिए कभी ये नहीं कहा कि राष्ट्र ने मरवा दिया, उसने हमेशा उस पर जो शौर्य और पराक्रम पर गर्व किया है। ना किसी बच्चों ने अपने पिताजी के लिए, अपनी माता के लिए कभी इस तरह का सोचा। उन्होंने हमेशा इसको सम्मान और सर्वोच्च बलिदान की एक अलग श्रेणी में रखा है। तो ये सब देखते हुए मैं समझता हूं कि हम सब का भी दायित्व है कि इस प्रथा को, इस परंपरा को हमने आगे ले जाना है। आज जो इस प्रांगण में आके जिस तरह से इसकी प्रारंभ हुआ, इस कार्यक्रम का, अभूतपूर्व था और हम सब के लिए प्रेरणादायक था। जिस तरह से हमारी संस्कृत के तरीके से ये हर कार्य हुआ है। हमको अपनी संस्कृत में, अपनी विरासत में, अपनी धरोहर में गर्व करना चाहिए। जो हमारा अपना है, जो हमारी पहचान है, हमारे रीति रिवाज, हमारे तीज त्योहार, हमारा पहनावा, हमारी भाषा, हमारा खान पान, ये हमारा अपना है। जहाँ भी हम जाएंगे हम इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप यूरोप में भी हो और दिवाली और होली अपने जिस तरह से यहाँ मनाते हैं वही मनाएं, और जब आप वहाँ पे अपना खान पान, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे अगर सत्तू खाते हैं तो सत्तू खाने में भी आपको गर्व होना चाहिए और अतिथि को भी खिलाना, क्योंकि वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन। एक अंत में और चीज़ कहूँगा, राष्ट्र सर्वोच्च है, राष्ट्र प्रथम है, सदैव एवं सर्वदा। राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं है, राष्ट्र सम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं है, राष्ट्र सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, और राष्ट्र भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। जब राष्ट्र का सम्मान का, संप्रभुता का, अखंडता की बात आती है, जब राष्ट्र पे संकट आता है तो पूरे राष्ट्र के जितने भी भारतीय हैं वो सब उसमें अपना दायित्व निभाने के लिए तैयार होने चाहिए। हर एक का, जब कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क की बात आती है, वो यही है कि हर भारतीय का राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्र के निर्माण में योगदान होना चाहिए। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आप सब ने भी अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले अपने उन वीर बलिदानियों को नमन करना चाहता हूँ। है नमन उनको जो इस देह को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको खूब अच्छी शिक्षा दें, आप सब राष्ट्र के अच्छे नागरिक बने और यहाँ से अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे देशवासी और सबसे महत्वपूर्ण अच्छे राष्ट्र के सशस्त्र सेनाओं के अधिकारी बने। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। एक बार आप सब से दोबारा आह्वान करता हूँ, उठो धरा के वीर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, भारत के जन जन में नव स्फूर्त, नव प्राण भरो। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वविद्यालय सुपार्थ। थैंक यू वेरी मच। सभा को भारत संस्कृति एवं देशभक्ति से परिपूर्ण करने के लिए आपका धन्यवाद। अब हम आपका परिचय कराना चाहेंगे एयर वाइस मार्शल HP सिंह जी से। वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त, वर्तमान में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद। महोदय, आपने 37 वर्ष भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। आपने अपने करियर के दौरान कई प्रकार के परिवहन और युद्धिक विमान उड़ाए हैं। सन 1965 के ऑपरेशन
और 1971 के भारत पाक युद्ध में सक्रिय भाग लिया। 1971 के युद्ध के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान के ठिकानों पर कई बमबारी करने के लिए आपको भारत सरकार द्वारा वीर चक्र से अलंकृत किया गया। बाद में राजस्थान सेक्टर में वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन का नेतृत्व करने के लिए विशेष सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया। माननीय महोदय, आपसे हम विनम्र विनती करना चाहेंगे कि आप कृपया कर मंच पर आएं और सभा को संबोधित करें। जय हिंद, नमस्कार। हमारे माननीय अंतरेश जी, मैं दो लफ्ज़ उनके लिए पहले कहूँगा कि मेरा सौभाग्य था, उनके साथ 12 साल मैंने काम किया और उनके साथ या उनके अंडर जो मर्जी कह लीजिए, पर दो चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा उनका। अ ग्रेट लीडर, नॉट बिकॉज आई हैव टू एनी बेनिफिट, अ ग्रेट लीडर जो एक बार डिसाइड हो जाए वो होके ही रहता था। मैं उनके साथ बहुत कुछ सीखा। और दूसरी बात जो मैं कहूँगा वो ये है, अ ग्रेट स्कॉलर। आपको हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अंतरेश जी के पास चले जाइए, उनको बोलो इसके बारे क्या बताना है, वो आपको किताब खोलने की ज़रूरत नहीं, वो किताब बता देंगे, आप पूरी हिस्ट्री बता देंगे। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू हैव वर्कड विथ हिम एंड वर्कड विथ हिम फॉर सो मेनी ईयर्स। आई एम ग्रेटफुल कि आज उनको ऑनर और गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है। हमारे चांसलर मिसेस कक्कर और वाइस चांसलर जनरल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं जो, और जितने भी चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, स्टूडेंट्स। भारत में दो ही लड़ाई हुई हैं, भारत में दो लड़ाई हुई हैं जो पूरे वर्ल्ड को जगा दिया। वो एक लड़ाई थी 71 वॉर की। वो 71 वॉर में एक नया देश बना, बांग्लादेश, जो पूरा वर्ल्ड कभी सोच नहीं सकता था कि एक भारत एक नया देश बनाएगा और पाकिस्तान को आधा कर देगा। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। दूसरी लड़ाई हुई है वो 99 कारगिल की, जिसका किसी को इमेजिन नहीं कर सकते थे कि हमारे नौजवान 12,000, 15,000, 16,000 की हाइट पे जाके एक दुश्मन जो ऊपर चढ़ा हुआ है बगैर हमारे बताए हुए, उसको मार के गिरा के भगा के आए हैं। ये इतनी फख्र की बात है, वो एक हिंदुस्तानी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और ये चीज़ एक वर्ल्ड ने रियलाइज़ किया है। आज हमारे इतने भाई बहन और हमारे इतने पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने शहीद हुए हैं, वो आज हमारे साथ यहाँ हैं। ये एक हमारे को फ़ख्र की बात है कि एक ऐसी लड़ाई की इंडिया ने जिसने पूरे वर्ल्ड को हरा दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि ये यूनिवर्सिटी ने आर कारगिल के नाम पे 559 पेड़ लगवा दिए उनके याद में और एक मेमोरियल खड़ा किया। मेरा ख्याल कोई यूनिवर्सिटी इंडिया में नहीं है जो ये काम किया है। तालियों से यूनिवर्सिटी का नाम बनाइए। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप याद रखेंगे। हज़ारों बच्चे यहाँ से गुजर के जा रहे हैं और वो एक ऐसी शिक्षा पाएंगे जो पढ़ाई लिखाई में नहीं हो सकता। वो पढ़ाई लिखाई कभी वो नहीं बता सकती जो अगर आज एक एक पेड़ उनको बताएगा कि हमारे हिंदुस्तान ने कैसे शहीद हुए हैं। वो उसी चीज़ को फ़ख्र लेके कल हमारा हिंदुस्तान को और बड़ा बनाएंगे। और आई एम श्योर हमारे जितने बच्चे यहाँ हैं कल एक ना एक ऊपर चढ़ाई में चढ़ के एक हिंदुस्तान को रोशन करेंगे। मैं ये और ऊपर से वर्ल्ड मेमोरियल, वॉर मेमोरियल बनाया है जैसे अपने दिल्ली में है, ये बहुत ही उम्दा बात है। ये चीज़ें जो शिक्षा में नहीं पढ़ सकते वो आपको यहाँ दिखाई जाएगी। मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ ये यूनिवर्सिटी को। आई विश यू अ ग्रेट सक्सेस एंड आई एम श्योर दिस यूनिवर्सिटी विल स्टैंड वन ऑफ द बेस्ट इन नॉट ओनली इंडिया, इन द वर्ल्ड। जय हिंद। सभा को संबोधित करने के लिए आपका धन्यवाद। भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा, सेवा, संस्कार एवं राष्ट्रीयता की सीख देता है।
एवं अपनी भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। सुभारती के विभिन्न संकायों में अनेक ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो संगीत के विभिन्न कलाओं में दक्ष हैं। उन्हीं छात्र कलाकारों को लेकर सुभारती का बैंड शमुक्त बैंड बनाया गया है। समय समय पर देशभक्ति से ओत प्रोत काव्यात्मक रचनाएं संगीतबद्ध कर प्रस्तुति देता रहता है। सुभारती के कण कण में देशभक्ति का जोश भरता रहता है। तिरंगा ऊंचा लहराने की जिन्होंने मन में है ठानी, तिरंगा ऊंचा लहराने की जिन्होंने मन में है ठानी, कारगिल के चप्पे चप्पे पर वो लिख गए वीर की जवानी। वीरता का प्रतीक वह साहस का उचित सम्मान है, वीरता का प्रतीक वे साहस का उचित सम्मान है। भारत का वीर सिपाही मातृभूमि की शान है। आज हम सभी यहाँ मिलकर एकजुट होकर देश के वीर जवानों को समर्थन और सम्मान देने का संकल्प लेते हैं। हम सभी को उनके साहस, बलिदान और वीरता का सम्मान करना चाहिए और आज के शमुक्त बैंड की यह प्रस्तुति हमें इसका छोटा सा प्रयास करने का अवसर प्रदान कर रही है। एक सैनिक ने क्या खूब कहा, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़कर आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़कर आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़कर आया हूँ। मुझे छाती से लगा ले एक भारत माँ तू, मुझे छाती से लगा लेना ए भारत माँ तू, अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ के आया हूँ। तो आइए हम सभी मिलकर अपने वीर जवानों को समर्थन भरे जज्बे से सलाम करें, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अद्भुत शौर्य और वीरता का प्रदर्शन दिया। आज की यह प्रस्तुति कारगिल के उन वीर जवानों की बहादुरी, त्याग और शहादत को समर्पित। कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें शादी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें शादी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है जाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। एक सैनिक की आवाज है कि कितने शोले बरस गए मेरे सीने पे, कि कितने शोले बरस गए मेरे सीने पे। माँ की पाँव छूने को तरस गए आंसू ये, माँ की पाँव छूने को तरस गए आंसू ये। पर वादा किया है कि हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, कि वादा किया है कि हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। तो सीना चीर देंगे उसका, तो सीना चीर देंगे उसका, जो आंख उठाकर भी देखे मेरे भारत माँ मेरी प्यारी धरती पे। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, या कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। मेरे जीने की बुनियाद है तू, मेरे मरने की वजह हो ये धरती। तेरी आन बान शान सलामत रहे ए धरती। मैं खड़ा हूँ अपनी सांसें कुर्बान करने को, मैं
खड़ा हूँ अपनी सांसें कुर्बान करने को, तू भय मुक्त रहे मेरी प्यारी धरती। जिंदगी जब तुझको समझा मौत फिर क्या चीज़ है, कि जिंदगी जब तुझको समझा मौत फिर क्या चीज़ है, ए वतन तू ही बता तुझसे बड़ी क्या चीज़ है। तू मेरा
उपलक्ष्य में सुभारती विश्वविद्यालय के परफॉर्मिंग आर्ट्स विभाग के छात्र छात्राओं के द्वारा कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म से एक अत्यधिक उत्साह से भरे नृत्य प्रस्तुति को आपके समक्ष लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत भूमि के शौर्य गाथा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो लीजिए आपके समक्ष आरंभ है प्रचंड। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो।
जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। अपनी इस भव्य प्रस्तुति के द्वारा आपका सभा में देशभक्ति प्रकट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तिरंगा इसलिए नहीं लहराता क्योंकि हवा चल रही होती है। ये हर उस जवान की आखिरी सांस से लहराता है जो इसकी रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। उन्हीं वीरों की वीर गति को आज श्रद्धांजलि देते हुए हम यहाँ उपस्थित शहीदों के परिवार के सदस्यों को पगड़ी एवं सुभारती कारगिल शहीद परिवार बेनिफिशियरी कार्ड से अलंकृत करेंगे। हम सभा में उपस्थित दिग्गज महोदय एवं महोदया, मुख्य अतिथि महोदय, कुलाधिपति महोदया, कुलपति महोदय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया, निदेशक एसडी महोदय से आग्रह करेंगे कि वे कृपया कर मंच पर आएं। अब हम कैप्टन विजयन थापर जी के पिताजी कर्नल वीएन थापर सेवानिवृत्त एवं उनकी माताजी तृप्ता थापर जी को आमंत्रित करते हैं। कैप्टन विजयन थापर को तोलोलिंग नोल की लड़ाई का जिम्मा सौंपा गया था। 28 जून 1999 को नोल के परे के रिज पर जाने की बात हुई तो कैप्टन नायक सिंह ने खुद जाने का फैसला किया। वह पुल बहुत संकीर्ण था, उस पर सिर्फ 2 या 3 सैनिक ही चल सकते थे। कैप्टन साहसी कदम उठाते हुए आगे बढ़े, परंतु दुर्भाग्यवश गोलीबारी की चपेट में आ गए। सर पर चोट लगने के कारण वह मौका परस्त शहीद हो गए, परंतु उनके साहस और नेतृत्व से प्रेरित होकर उनके सैनिकों ने नौल पर हमला किया और पूरी तरह से कब्जा कर लिया। उनकी बहादुरी को हमारा शत शत नमन। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं कर्नल वीएन थापर जी का। मेरे बेटे ने मुझे एक अंत में एक खत लिखा था, चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था हो सके तो आप यहाँ ज़रूर आइए। तो इसलिए मैं उधर उसी वक्त प्रण कर लिया था मैं जाऊँगा। और मैं एक ऐसा उदाहरण रखा है कि मैं हर साल वहाँ जाता हूँ और वहाँ अपने वीरों को होमेज देता हूँ। मेरे पुत्र ने एक और चीज़ हमें लिखी थी उसी चिट्ठी में, और वो ये थी कि मुझे मौत का कोई दुख नहीं है, मौत आने का मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि अगर मुझे वो अगले जन्म में भी इंसान बनाएगा तो मैं अपनी सेना के अंदर आऊँगा और अपने देश के लिए लड़ूंगा। आप लोग आपने ये प्रोग्राम किया, उन वीरों को याद किया, और हमें बड़ी खुशी है इस बात की। वीरों को याद रखना, जब तक आप उनको याद रखेंगे तब तक वीर जिंदा रहेंगे। तो ये जो आपने की है पहल बहुत अच्छी है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं सर को एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसमें ये किताब सबसे पहले ली गई थी, और ये किताब हमारे पास है, और हम और भी लेंगे क्योंकि जो ऑडियो वाला बताया वो भी करेंगे। मैं तृप्ता थापर, जैसे बताया कैप्टन विजयन थापर की मदर। मैं सिर्फ किसी ने मुझे, मैं 4 दिन पहले नेशनल वॉर मेमोरियल पे कोई शूटिंग हो रही थी, वहाँ मैं खड़ी थी, तो किसी ने मुझे पूछा कि आप अपने बेटे विजयन थापर को कैसे याद रखेंगे। तो मैंने कहा सबसे पहली बात तो ये कि मैं वॉर मेमोरियल पे खड़ी हूँ, यहाँ 26,500 शहीदों के नाम लिखे हैं, तो जो भी इस मेमोरियल पे आएगा वो नाम ज़रूर पढ़कर जाएगा। और दूसरा, वो कारगिल में शहीद हुआ था तो कारगिल वॉर मेमोरियल में उसका नाम लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़,
कैसे विजयंत याद रखा जाएगा? अभी कर्नल थापर ने आपको बुक दिखाई है, विजयंत एट कारगिल। जो उस किताब को पढ़ेगा, दोज हु वांट टू नो मोर अबाउट विजयंत थापर, दे कैन रीड द बुक। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज़ादी हमारी 75 साल पहले भी ऐसे नहीं आई थी। आज़ादी के लिए आपको अपना खून देना पड़ता है। इन वीरों ने अपना खून दिया है उस आज़ादी के लिए। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट देम, जस्ट डोंट फॉरगेट देम। और आज भी हमारा जो सिपाही है, हमारे जो सोल्जर हैं, वो आज देश के बॉर्डर्स गार्ड कर रहे हैं, देश की सीमा पर खड़े हैं। क्या सोचकर? उनको भरोसा है, उनको विश्वास है कि अगर मुझे कल कुछ हो जाता है तो मेरे पीछे 140 करोड़ देशवासी खड़े हैं जो मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चों को देखभाल करेंगे। और जो चले गए, सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, दे डिड नॉट गिव देयर लाइफ फॉर मनी और मटेरियल गेन्स. It was purely for the nation, honor of the nation and izzat, respect for their battalions. They gave day to day for our tomorrow, for your tomorrow. So please don't forget them. Jai Hind. इसी क्रम में हम अनुरोध करना चाहेंगे मेजर मनोज तलवार के भाई श्री नवनीत जी एवं संग आई भांजी डॉक्टर ओशन से कि वे कृपया कर मंच पर आएं। मेजर मनोज तलवार अपनी टोली का नेतृत्व करते समय दुश्मन की गोलीबारी की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में होने के बावजूद मेजर ने अपने सैनिकों को जवाबी कार्रवाई करने और बहादुरी से लड़ने का निर्देश दिया, परंतु 13 जून को उन्होंने भारत मां को अपनी जान न्यौछावर कर दी। मेजर मनोज तलवार ने उच्च कोटि के साहस, धैर्य और नेतृत्व का परिचय देते हुए 29 वर्ष की आयु में राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन बलिदान कर दिया। इनके इस जज्बे और साहस को देश कभी नहीं भूलेगा। मेजर मनोज तलवार, आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन नेम इन मेरठ। सब लोग जानते हैं, उनके बहुत अच्छे से परिचित है, मगर कुछ लोग ही जानते होंगे उनका सिलेक्शन जब हुआ था, काफ़ी सारे उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए थे। एक एनडीए था, दूसरा उनका एफएमसी में भी हो गया था, जो कि वो डॉक्टर का भी था। पिताजी चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, और उनका आईआईटी में भी हो गया था सिलेक्शन, बट ही चोज एनडीए क्योंकि बचपन से ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर। उन्होंने एनडीए बचपन से ही सोच लिया था, ठान लिया था कि उनको कुछ और कुछ देश के लिए करना है, तो उनको यही जरिया दिखा। बचपन से उनकी इतनी स्टोरीज है, मैं एक किताब मैं भी लिख रहा हूँ, तो इतनी स्टोरीज कहने को हैं कि मुझे लगता है कि इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा कि आई रियली डोंट नो कि मैं कैसे कंपाइल करूँ उस बुक को। सो वेरी सून यू विल बी हैविंग हिज बुक ऑल्सो। तो आई थिंक, एंड ही वॉज अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन, एंड फर्स्ट ही वॉज अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन। आई से स्पोर्ट्समैन में कहें तो क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, नेम इट, ही वॉज एवरीवेयर। ही यूज्ड टू, उनको चांस मिले बस वो हर स्पोर्ट्स में घुस जाते हैं, बट हिज फेवरेट वॉज क्रिकेट। यस, एट द टाइम ऑफ कारगिल इंडिया वन अगेंस्ट पाकिस्तान। उस दौरान उनका लास्ट लेटर आया था, वो टेबल पे कहीं पे रख गया था, उनके बाद मिला मेरे को। उसमें लिखा था, जैसे ही इंडिया ने जीता हम लोगों ने खूब गोले बरसाए, इतने गोले बरसाए खुशी के मारे, और हमने फतेह पाई। उन्होंने जो फतेह पाई है, वहां पे एक हाथ गोला था जो उनके शरीर पे लगा, जिसके साथ उन्होंने एक अपने साथी को बचाया और एक साथी उनके साथ लेकर ऊपर गए और उन्होंने झंडा गाड़ा था। बट दैट वाज अ स्प्रिंटर which took his life and he was अमर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। मैं 3 साल की थी जब मेजर मनोज तलवार मेरे मामा शहीद हुए, और जब से मैं बड़ी हुई हूँ मुझे द्रास, कारगिल, टोटुक, महार, ये सब वर्ड्स सुनाई देते थे, और मुझे समझ नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। जब मामा जी शहीद हुए, तब आप अगर यहाँ पर मेरठ में रहते हैं काफ़ी सालों से, तो आपको पता होगा कि उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी थी मेरठ में। जब उनकी शहादत हुई थी और उनका फ्यूनरल प्रोसेशन गया था हमारे घर से क्रिमेटोरियम तक,
तब 80,000 लोग पूरे मेरठ में थे। इतने फूल बरसाए गए कि फूल ख़त्म हो गए। मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, इन जगहों से फूल मांगने पड़े। तो उनकी एक ही क्रिएटेड अ हिस्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस, एंड एज नवनीत मामा जस्ट टोल्ड यू, ही वॉज ब्रिलियंट एट एवरीथिंग। एंड उन्होंने AFMC भी क्लियर करा था, NDA में भी वो आ गए थे। एंड उनकी ऐसी इतनी सारी बातें हैं जो हम आप सबको बताना चाहते हैं, बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम वी कैन नॉट टेल यू। एक उनका बचपन का आपको मैं बताऊंगी कि जब वो 10 साल के थे तो उनकी टीचर ने उनको बोला कि आप कोई पिक्चर ऑफ योर चॉइस ड्रॉ करिए। What he drew was a war scene. That war scene was exactly like जो हमारे कारगिल में हुआ था। मैंने जब वो फाइल खोली उसमें माउंटेन्स बने हुए थे एंड एवरीबडी वाज फाइटिंग। सो ही वाज अ वेरी काइंड पर्सन एंड ही वाज अ मिक्सचर ऑफ काइंडनेस एंड ब्रेवरी। एक तरफ वो अपने नेफ्यूज, नीसीज सबको बहुत प्यार करते थे, और दूसरी तरफ उसी पल वो अपने सोल्जर जो एनिमीज़ हैं उनको बहुत ही बुरी तरह मार भी सकते थे। तो ही वाज अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ दैट। एंड आई हैव अभी परवेज़ मुशर्रफ की डेथ हुई थी, तो जब उनकी डेथ हुई थी तो मुझे थोड़ा अंदर से बहुत गुस्सा आया था। तो क्योंकि ही वॉज द रीज़न द वॉर हैपन, सो आई रोट समथिंग। जब वो डेथ हुई थी तो तब आई रोट दिस। इट इज़ एक्चुअली डेडिकेटेड टू हिम कि अगर मैं कभी अपनी लाइफ में उनको मिलूँ, हेवन में मिलूँ, कहीं भी मिलूँ, तो मैं उनको ये ज़रूर बोलूँगी। इससे आई होप आप सबको लगे कि आप सबको पता चलेगा कि हम फैमिलीज़ में कितना एग्रेशन है, कितना एंगर है कि हमने अपने लव्ड वंस को खोया है। तेरे तन को तो चील भी ना खाए क्योंकि तुझे लगी है उस शहीद की माँ की हाय। कैसे सोया होगा तू उस रात जिस रात तूने छीनी होगी उस माँ की ममता। अरे थू है तेरी आत्मा पर जिसने तुझे एक बार भी ना रोका। क्या तूने ये नहीं सोचा कैसे सोई होगी वो माँ, और कैसे सोया होगा तू उस रात जिस रात तूने छीना उस माँ का आंचल। क्या तेरी रूह कांपी नहीं है सोचकर तू ना इंसान है ना जानवर, क्योंकि जानवर में भी तो इंसानियत होती है। दरिंदों के लिए ना जन्नत में जगह है ना स्वर्ग में, ना मंदिर में ना मस्जिद में। अरे कौन सा मजहब सिखाता है एक माँ की आंखों में आंसू लाना जिसका बेटा उसकी आंखों में खुशी के भी आंसू नहीं देखता था। एक बहन का दिल तोड़ना जिसका भाई उसके खिलौने भी नहीं तोड़ने देता था। एक बेटी का संसार उजड़ना जिसका पिता ही उसका संसार था। एक पत्नी का सिंदूर छीनना जिसका पति ही उसका मान था, और एक बाप का गुरूर तोड़ना जिसका बेटा उसे फक्र महसूस कराता था। एक रामायण वो थी, एक रामायण ये है, एक महाभारत वो थी, एक महाभारत ये है। हिंदुस्तान के इतिहास ने देखा है जब जब शूरवीर को ललकारा गया है तब तब बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है। तो तू कैसे बच जाता? जिस भारत माँ के बेटे को तूने ललकारा है उन्होंने तुझे और तेरे घमंड को चूर चूर किया है। वो तो फौजी थे, हंसते हंसते शहीद हो गए। लोग आज तक उनकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं, लेकिन अपनी किस्मत देख, तुझे मरने के बाद भी बद्दुआ ही नसीब हुई है। हैवान भी हंसता होगा तेरी हैवानियत पर। अरे दरिंदे भी काट उठते होंगे तेरी दरिंदगी देखकर। जब तूने कैप्टन कालिया के बदन पे छेद किए थे, उनकी आंखें नोची थी, हाथ पैर काटे थे, हर वो कोशिश की थी कि वो टूट जाए, लेकिन तू उनकी आत्मा से देशभक्ति नहीं निकाल पाया। उनकी माँ सीना चौड़ा करके कहती है, मेरा बेटा शहीद हुआ है देश के लिए, मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई गम नहीं। कैसे नजरें मिलाएगा तू उस खुदा से जिसके बंदों को तूने खून के आंसू रुलाया। अरे माँ तो तेरे फौजियों की भी थी, परिवार तो तेरे फौजियों का भी था, लेकिन तेरी लालच और तेरी क्रूरता ने ये भी नहीं सोचा। क्या तेरी रूह नहीं कांपी? क्या तेरा दिल नहीं बैठा सुन के उस माँ की पुकार, उस बहन की तड़प, उस पत्नी की चीख और उस बेटी की मायूसी जिनका बेटा, भाई, पति और बाप तूने छीना। अरे थू है ऐसी ताकत पर जो लोगों का संसार, घर और परिवार बर्बाद कर दे। कैसा इंसान था तू, या फिर था भी? तूने तो अपने फौजियों को ही धिक्कार दिया। वो तो हम थे जो तेरे फौजियों की शहादत में शामिल हुए और उन्हें सम्मान के साथ विदा किया। कम से कम मौत आने पर साथ तो देते हैं, जानवर ही तुझसे अच्छे हैं। अपने शहीदों को तो आज तक हम पूजते हैं, तू अपनी कौम से पूछ, क्या तू पूजनीय है?
मिला क्या तुझे ये सब करके, मंजिल तक तो तू तभी नहीं पहुंचा। ये तेरी सबसे बड़ी गलती थी कि तूने सोचा भारत के फौजी कमजोर हैं। तेरे फौजियों का सीना फाड़कर अपने देश का झंडा गाड़ा है उन्होंने। याद है वो रात जब तुझे लोह के चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। हमारे फौजियों पे भारत माँ का ऐसा आशीर्वाद था कि गोली खाने पर भी जख्मी होने के बावजूद भी उनका हौसला नहीं टूटा और उन्होंने मार गिराए तेरे 100 फौजी। कुछ हंसते हंसते शहीद हो गए और कुछ हंसते हंसते अपाहिज। फिर भी उन्होंने ठाना कि तोड़ेंगे तेरा घमंड, ताकि तू फिर जुर्रत ना कर पाए, ताकि तू फिर जुर्रत ना कर पाए, ताकि तू फिर उनकी भारत माँ की परछाई को छू ना पाए, ताकि तू उनकी भारत माँ की परछाई को छू ना पाए और तिरंगे की आन बान शान कायम रहे। मेजर मनोज तलवार के प्रतिभाशाली दिमाग और जिंदा दिल व्यक्तित्व को साक्षात करने के लिए आपका धन्यवाद। वो सदा ही हमारी यादों में अमर रहेंगे। अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे नायक सतपाल सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती बबीता और उनका पुत्र अमित चौधरी। नायक सतपाल सिंह ऑपरेशन विजय में 2 राज रिफ का भाग थे, परंतु दुर्भाग्यवश वो 28 जून 1999 को कारगिल युद्ध के द्रास सेक्टर में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनके इस योगदान को यह देश सदा याद रखेगा। अब हम निवेदन करते हैं नायक योगेंद्र सिंह की पत्नी श्रीमती उर्मिला जी, उनके भाई अनिल जी एवं संग आए उनके भतीजे यश से कि वे कृपया कर मंच पर आएं। नायक योगेंद्र सिंह अपने 7 साथियों के साथ टाइगर हिल पर पहुंचे और पाकिस्तानी सैनिकों के बंकरों को नष्ट कर दिया, जिसमें दुश्मन के 17 सैनिक मारे गए। 5 जुलाई 1999 की शाम दुश्मन की जवाबी फायरिंग में नायक योगेंद्र सिंह शहीद हो गए। हम सब का नायक योगेंद्र सिंह यादव को सलाम। अब हम अनुरोध करते हैं कि सैपर सतीश कुमार की पुत्री रूपाली जी तथा झलक जी मंच पर आएं। सैपर सतीश कुमार ऑपरेशन विजय में बंगाल इंजीनियर ग्रुप का हिस्सा थे, अतः वह एक बम हमले के पश्चात वीर गति को प्राप्त हुए। भारत के इस वीर पुत्र को शत शत नमन। हम आग्रह करते हैं हवलदार यशवीर सिंह तोमर की धर्मपत्नी श्रीमती मुनीश एवं उनके बेटे उदय से कि वे मंच पर आएं। पाकिस्तानी सैनिक प्राकृतिक गुफाओं में मजबूती से खड़े थे। हवलदार साहब ने हथगोले एकत्रित कर हमला बोल दिया। इस साहसी कार्य में हवलदार साहब शहीद हो गए। उनका शव एक हाथ में असॉल्ट राइफल और एक हाथ में ग्रेनेड के साथ मिला। वे बोल के गए थे, साहब 11 जा रहे हैं और 11 जीत कर लौटेंगे। उनके इसी साहसी शौर्य के लिए मरणोपरांत देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार वीर चक्र से सम्मानित किया गया। हवलदार साहब, आपकी ये कुर्बानी देश कभी नहीं भूलेगा। डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर बने रहें। अब हम परिचय कराना चाहेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनकी उपस्थिति ने उस उत्सव की शोभा चौगुनी कर दी। हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, वरिष्ठ सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आपने देश के शहीदों को याद कर नौजवानों में शहीदों के कार्य को प्रसारित व प्रचारित किया। आपने 11 मई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को नमन कर देश के विभिन्न भागों में शहीदों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। आपने बिहार की बाढ़ में व सन 1978 की दिल्ली की बाढ़ में प्रभावितों की सहायता की। महोदय, आपने पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाते हुए रमजान के महीने में वृक्षारोपण का काम पूरे हिंदुस्तान में किया तथा गंगा नदी की स्वच्छता के जन जागरण में आंदोलन व सफाई की व्यवस्था की। आपके कुछ ऐसे सराहनीय कार्यों को सुनने मात्र ही मन देशभक्ति से भर उठता है एवं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने अपने एक संगठन पिंस फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी के बैनर तले सरहद को प्रणाम नाम से एक यात्रा शुरू करवाई, जिसमें लाखों युवाओं ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों की यात्रा की और वे सरहद तक पहुंचे। अंग्रेजी में एक कहावत है, नॉट ऑल हीरोज वेयर केप्स, और आप इसके उत्तम उदाहरण हैं। आपकी ये सोच कि हर समुदाय को साथ चलना भारत का सिद्धांत है, यह एक नए युग की शुरुआत को संकेत करती है।
जो ना सिर्फ भारत की आने वाली पीढ़ी तक साथ देगी बल्कि पूरी दुनिया में उदाहरण बनेगी और भारत की प्रगति को एक नया आकार देगी। इस देश के प्रति हमारे योगदान के लिए आप हमारी प्रेरणा हैं। अतः हमारी आशा है कि आपके कदमों पर चल के इस देश के लिए अपने प्रेम को हम बहुत ऊपर स्तर पे पहुंचा पाएं। आपसे निवेदन है कि आप आएं, अपनी वाणी से सभा को संबोधित करें। यह दिन कारगिल दिवस के रूप में तो जरूर जाना जाता है, परंतु यह भारत और विश्व के इतिहास का बहुत बड़ा बलिदान का दिवस। जिन्होंने बलिदान दिया उनको श्रद्धांजलि है। जिन परिवारों ने उस बलिदान को त्याग किया उनको आदरांजलि है। इसलिए बड़ी सुंदर सी 4 पंक्तियां हैं। है समय नदी की बाढ़ की अक्सर सब बह जाया करते हैं। है समय नदी की बाढ़ की अक्सर सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं इतिहास बनाया करते। जिन्होंने बलिदान दिया उन्होंने इतिहास का निर्माण किया। जो रह गए उन्होंने उस इतिहास को घड़ने में अपनी भूमिका निभाई, जिसको प्रत्यक्ष हमने देखा है। सन 1947 में भारत का विभाजन हुआ। उसी को हमने आज़ादी माना। इसलिए बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है, बापू अगर अंग्रेजों से वार्ताकार पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना चुनने की बजाय आपने पटेल को और सुभाष को चुन लिया होता तो दर्दनाक विभाजन नहीं होता। मैं इस कथन के साथ सुभारती संस्थान, उससे जुड़े हुए सब लोगों को एक छोटा सा निवेदन करूंगा। भारत की एक और तिथि को वो अमरता प्रदान करें। कारगिल दिवस मनाकर 26 जुलाई को जो अमरता प्रदान करने में सुभारती भूमिका निभा रही है, एक और तिथि को स्मरण कराऊंगा आप लोगों। जब देश अपनी स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहा था 1857 से 1947 तक, 8 ऐसे नारे हैं जिनमें भारत के 90 वर्ष का इतिहास सिमट कर खड़ा है। पहला रानी झांसी ने दिया था, फिरंगी मारो देश बचाओ आज़ादी लाओ, मैं अपनी झांसी यानी अपना भारत नहीं दूंगी। जान हथेली पर रखकर लोग आधी दुनिया पर राज करने वाली ब्रिटिश हुकूमत से भिड़ उठे। जिस अंग्रेजी हुकूमत ने माना था कि उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, दुनिया में उसका सूर्य अस्त किसी ने किया और कहीं हुआ तो भारत और भारतीय है, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी है। इतिहास आगे बढ़ा। संत सन्यासी साधु महात्माओं में एक क्रांति की ज्वाला उठी और आवाज दी थी उन्होंने, वंदे मातरम। लोग वंदे मातरम बोलते गए, फांसी पर चढ़ते चले गए, गोलियां सीनों पर खाते चले गए। 1857 से 1947 90 वर्ष में हम भारत के लोगों ने, मेरे और आपके बुजुर्गों ने
3,26,000 से अधिक बलिदान दिए, परंतु इतिहास साक्षी है विश्व का, हर गोली सीने पर थी, पीठ पर नहीं थी। कोड़े पीठ पर भी लगे होंगे, पर गोली सीने पर थी। इतिहास आगे बढ़ा, स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी भगाएंगे, और इसलिए विदेशी चाहे वस्तु है, चाहे शिक्षा, चाहे राज है, ये अब रूलर नहीं रहेंगे, इनको खत्म करेंगे। और स्वदेशी अपनाते हुए बलिदान देते चले गए। इतिहास फिर आगे बढ़ा। फिर इतिहास में एक नया नारा लगा। नारा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। ये हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। और इसलिए सामने दो सब्जेक्ट खड़े थे, एक पैकेज था, एक पैट्रियोटिज्म था। भारत के नौजवान लड़के और लड़कियों ने, बेटे और बेटियों ने, बच्चों ने पैकेज नहीं चुना, पैट्रियोटिज्म चुना। और इसलिए पैकेज को ठुकराते चले गए, पैट्रियोटिज्म के साथ आगे बढ़े। अकस्मात उस दौर में फिर एक नया नारा आया, इनकलाब जिंदाबाद। कोड़े खाने में भी हाय नहीं निकलती थी, चीख नहीं निकलती थी, रोता नहीं था इस देश का नौजवान, बल्कि इनकलाब जिंदाबाद पुकारता था। मौत से शादी करता था। इसलिए हमने इतिहास के कितने महापुरुषों को पढ़ा होगा जिन्होंने अपने घरों पर चिट्ठियां लिखी थी कि जेल रहंदे रहंदे एक कुड़ी आ गई, और उसलिए उन्होंने कहा कि उस कुड़ी ने मुझे कहा जेल में, आई लव यू वेरी मच। लड़के भी खुश हैं और बेटियां भी खुश हैं, परंतु ये ध्यान रखना, हर एक का कहा गया आई लव यू वेरी मच ये ऑनेस्टी है कि डिसऑनेस्टी है, इसको नापने में कभी भूल नहीं करनी। कोई नाम बदल कर, मजहब बदल कर आई लव यू करता है तो समझ ला ये आपसे धोखा है। जो अपने प्यार में धोखेबाज है उससे सावधान रहना, जिंदगी में इसको कभी भूलना नहीं। कोई आपको ऐसा भी मिलेगा जो रात को 2 बजे तक कहता है आई लव ओनली टू यू, परंतु 2:15 बजे पता लगता है कि उस बेटी के 36 टुकड़े कर दिए गए। इस बेईमानी को समझेंगे नहीं तो आपका पैकेज भी बदनाम हो जाएगा, पैट्रियोटिज्म सदा के लिए मार दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, आपकी डिग्निटी एंड ऑनर भी नहीं रहेगी। इसलिए अपने नौजवान बेटे और बेटियों से कहूँगा, प्यार करिए पर संभल कर और सावधान रहकर करिए। परंतु प्यार पूर्ण तब होता है जब उसमें पैकेज के साथ साथ पैट्रियोटिज्म होता है। इसलिए भगत सिंह ने भी एक चिट्ठी लिखी, कुड़ी बड़ी खूबसूरत है, जब वो मेरी गोद में, मैं उसकी गोद में होता हूँ तो स्वर्ग मिलता है। माँ ने पूछा था उसके छोटे भाई कुलवंत को भेजकर, जो मेरठ में ही रहता रहा, कि जा पता तो कर किस कुड़ी ने उसको पसंद किया और उसने किस कुड़ी को पसंद किया है। दोस्तों, इतिहास यहाँ बड़ी सुंदर चीज लिखता है। तब भगत सिंह ने कहा था, बेबे उस कुड़ी का नाम मौत है। हमारे देश के अंदर अगर नौजवानों ने मौत से सगाई नहीं की होती
तो शायद जो मैं और आप आज आज़ादी मना रहे हैं, ये आज़ादी हमें देखने को नहीं मिलती। हम गुलाम होते, हम किसी की जूतियां चाट रहे होते और साफ कर रहे होते। हमारे हाथ में तिरंगा नहीं होता। जिस तिरंगे ने आज के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये वीरता प्राप्त की है कि वह रूस का या यूक्रेन का युद्ध हो, तिरंगा हाथ में है, तो ससम्मान आपको पास मिल जाएगा। सीरिया की लड़ाई होगी तो अमेरिका का या रूस का, चीन का या इंग्लैंड का, इटली का या अरब का झंडा उठाया तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, जेल में बिठा दिया जाएगा। भारत का तिरंगा उठाया तो ससम्मान उसको आज़ादी थी, इज्जत थी। उससे आगे बढ़े तो वो बड़ा विचित्र था, इसलिए नारा लगा अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। और अंतिम सूरमा आया जिसने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें दिल्ली चलो। आजाद हिंद फौज सजी। इन सब घटनाओं के अंदर जो हजारों लाखों बलिदान हुए, उनका स्मारक सुभारती बना रही है। इसलिए सुभारती के इस कृत्य को शत शत नमन है, शत शत बधाई है। फिर से दोहरा रहा हूं, पैकेज मुझे और आपको रोटी देगा, पैट्रियोटिज्म मुझे और आपको इज्जत और आज़ादी देगा। दुनिया के अंदर कोई इंसान नहीं है गरीब से गरीब भी, शायद सड़क के किनारे भीख मांगता होगा। अगर आपने अपमान करते हुए उसको भीख दी तो वो आपके मुंह पर फेंक देगा, क्योंकि वो भी इज्जत के साथ भीख मांगता है। इसलिए भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया था। कारगिल के शहादत रास्ता दिखाती हैं। मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। मूलभूत आवश्यकता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, इज्जत है, शिक्षा है, आज़ादी है और स्वाभिमान है। मूलभूत आवश्यकता में से अगर स्वाभिमान, इज्जत और आज़ादी निकाल दी, आदमी तो मिलेगा, पढ़ा लिखा भी मिलेगा, बड़ा रोजगार भी करता मिलेगा, पर उसके लिए दुनिया की एक सबसे छोटी कहानी है। और वो छोटी कहानी है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए। दोस्तों, मैं और आप इस जिंदगी जीने के लिए यहाँ इकट्ठे नहीं हुए। जिनकी 4 पंक्तियों के अंदर जिंदगी सिमट जाए, जिंदा रहे तो जिंदा दिली हमारी मशहूर थी, चले गए तो कथाएं दुनिया के लिए रोशनी और रास्ता। अभी आप सुन रहे थे, वो जब जिंदा थे तो जिंदा दिल थे, इसलिए रास्ता। चले गए तो रोशनी बनकर जगमगा रहे हैं, वो मरकर भी जिंदा हुए। और जो जिंदा रहते हुए मरा रहे, ऐसी जिंदगी कभी जीना नहीं दोस्त। सन 1970 मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उससे मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। 1966 में मेरा रैगिंग हुआ था, आप में भी बहुतों का हुआ हो। मुझे एक रैगिंग में सीनियर्स ने काम दिया था, मिस्टर गो टू द मार्केट एंड परचेज द 5 यार्ड ऑफ द मिल्क, 5 गज दूध खरीद कर लाओ। मैंने सुना पहली बार था, खरीदा भी पहली बार और वही अंतिम बार है। आज तक 60 वर्ष के बाद फिर भी वो नहीं सुनना करना। जिंदगी इस मोड़ से गुजरती है जब बहुत खतरनाक मोड़ होता। मैं जम्मू कश्मीर सन 83 से 2000 रहा। मैंने कारगिल युद्ध को बहुत नज़दीक से देखा। आतंकवादियों से मैंने शेक हैंड करके खेला है। 3 बार उन्होंने मेरा अपहरण करने की कोशिश की, नालायक फेल हो गए, इसलिए मैं जिंदा आपके सामने खड़ा।
जियो तो इस तरह से जियो, जब मरना होगा तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, जब जीना है तो दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। यह मंत्र इस देश के बलिदानों का रहा है, इसलिए जो मरकर अमर हो गए उनको शहीद कहा जाता है, बलिदान कहा जाता है। इसलिए दुनिया के अंदर कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, कोई ऐसा संकट नहीं है जिसको आप लोग खुशी खुशी झेल नहीं सकते, जिसका उत्तर नहीं। मैं भी 5 गज दूध खरीद कर ले आया, सीनियर्स ने पूछा खरीदा कैसे, तो जो मैंने उत्तर दिया था वो आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जो आज है उसको आने वाले आज को संवारना है, और जो आने वाला कल है उसको अपनी महानता के साथ जीना है। ए ग्रेट इंडिया, ए ग्रेट भारत, ए ग्रेट हिंदुस्तान, ए ग्रेट हिंद, ये हमने जीना है। पॉलिटिकल स्टाइल में नहीं जीना है, ईमानदारी से सच्चाई के रूप में जीना है। तो मेरे सीनियर्स ने पूछा तो कैसे लाए थे, तो मैंने जो उत्तर दिया वो बताता हूँ। हमने कहा हलवाई जगाया, उसको कहा 5 गज दूध चाहिए, पहले तो वो बिगड़ गया और हम डर गए, परंतु अगर इससे बच भी जाएंगे तो सीनियर से, और बॉस इज ऑलवेज राइट होता है, इसलिए वहाँ भुगतना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है, हलवाई से उतनी सजा नहीं मिलेगी, यहीं भुगत लो। हमने कहा, उसने कहा कि बेटा बता दो कि 5 गज दूध होता कैसे है। मैंने तो सुना नहीं, बेचा नहीं, खरीदा भी नहीं। तो हमने कहा कि अंकल ये मान लो कि हमारा ये बर्तन है, हाथ ऐसे किया, आप अपने हाथ में एक बर्तन मान लो, 10 ग्राम दूध इसमें है, ऐसे हमारे बर्तन से अपने बर्तन को छुइए, 1 गज ऊपर ले जाइए, पलट दीजिए, कॉल इट 1 यार्ड, डू इट 5 टाइम्स, इट विल बी 5। जीवन के अंदर कभी ये मत मान कर चलो कि ये काम बहुत मुश्किल है और खतरनाक। अगर पास होने के लिए पढ़ोगे तो कोई खास बात नहीं है, उसके लिए जीने की भी जरूरत नहीं। इंसान बनाकर भेज दिया, पास तो हम हैं ही। कोशिश करो कि फर्स्ट डिवीजन आने के लिए जिया जाए, पर आजकल फर्स्ट डिवीजन से बनता कुछ नहीं। इसलिए जिंदगी के अंदर कोई भी काम करो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे सेवा करो, चाहे मदद करो, चाहे भारत माँ के लिए जीने का काम करो, हमेशा मेरिटोरियस रहेंगे, इसके लिए काम करो, तो जिंदगी एक सक्सेसफुल स्टोरी होगी। फेल्ड स्टोरी मत जीना। इसलिए कारगिल विजय दिवस इस बात को कहता है। अंत में जैसे मैंने कहा था बीच में, उन 2 बातों को कहकर कंक्लूड करता हूँ। जब नेताजी को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा, इतनी बात पक्की ध्यान में रखिए, जो उस समय के ब्रिटिश हुकूमत ने और कांग्रेस ने कहानी गढ़ी थी कि नेताजी हवाई जहाज एक्सीडेंट में मारे गए, वह झूठ थी, झूठ है और झूठ ही रहेगी। वो उसमें नहीं मरे, बहुत समय के बाद मरे थे। कांग्रेस उनसे अप्रसन्न थी, क्योंकि देश ने अपनी डिमांड बता दी थी कि स्वतंत्र भारत के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो भी सिस्टम बनेगा उसमें सुभाष ही होंगे। ये देश अपनी राय दे चुका था। इसलिए वो सिंगापुर में थे, सारी दुनिया का उन्होंने सर्वे कर लिया। 22-23 अक्टूबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट भारत इसके नाते नियुक्त हो गए थे। 16 देशों ने उनको मान्यता दे दी। जापान ने अंडमान निकोबार 439 आइलैंड्स का जो भूमि थी वो सुभाष बाबू को भेंट भी कर दी।
इसलिए 30 दिसंबर 1943 को नेताजी पोर्ट ब्लेयर आए थे। तिरंगा लहराकर उन्होंने स्वतंत्र भारत की घोषणा की थी और 16 से अधिक देशों ने भारत एक स्वतंत्र देश है इसको मान्य कर दिया था, जिसमें चीन भी था, इटली भी था, जापान भी था। इंटरनेशनल षड्यंत्र के अंदर सुभाष गायब कर दिए गए, इसलिए दुनिया के अंदर बहुत लोग ये मानते हैं, भारत में भी मानने वालों की संख्या कम नहीं है। 30 दिसंबर 1943 इंटीग्रेटेड एंड यूनाइटेड, अखंड अविभाजित भारत का स्वतंत्रता दिवस था जो नेताजी ने सेलिब्रेट किया। आजाद हिंद फौज भारत की अधिकृत सेना घोषित हुई, बैंक भी था, करेंसी भी थी, परंतु 42-43 के अंदर आकर 43, 44, 45 में आकर सुभाष गायब कर दिए गए। उसके बाद जो आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को दोस्तों, वो आज़ादी से ज़्यादा विभाजन था। 2 करोड़ लोग उजड़े थे, 12 लाख लाशें हमने गिनी थी, 6 लाख बहू बेटियों ने जो इस उम्र की यहाँ बैठी हैं, धर्म नहीं जाए, इज्जत नहीं जाए, इसलिए जहर की पुड़ियाँ खाकर, छुरे घोंप कर अपने हत्याएं करके बलिदान दिए। 2000 से अधिक पूजा स्थल टूटे, इतनी क्रूर, फिर भी हमने उसको आज़ादी मानकर सब्र किया। अब समय आ गया है कि खोया गया जन और खोई गई जमीन फिर से अपनी हो। हमारे बलिदान ने एक एक इंच जमीन के लिए बलिदान दिया, इसलिए मेरी और आपकी इज्जत और आज़ादी बची हुई है। अगर वो समझौते कर लेते और सौदे कर लेते तो मेरी और आपकी इज्जत और आज़ादी चली जाती, हम गुलाम होते। इसलिए इन बलिदानों को सैल्यूट करते हुए एक संकल्प करें, खोया जन और खोई जमीन जो अपनी थी फिर से अपनी होनी चाहिए। इसलिए कैलाश मानसरोवर ना चीन का था ना चीन का है, जबरदस्ती हटाया। इसलिए हम जय घोष लगाएंगे। मैं कहूँगा कैलाश मानसरोवर चीन से, आप कहेंगे मुक्त हो, मुक्त हो। कैलाश मानसरोवर चीन से। इतना धीमे बोलो कि बीजिंग सुन जाए, दिल्ली तो सुनी जाएगी, लाहौर भी सुन जाए तो कोई हर्ज नहीं है। कैलाश मानसरोवर चीन से, कैलाश मानसरोवर चीन से। अब एक तरफ का मैसेज तो हो गया, बाएं दाएं का मैसेज कैसे करेंगे? तो मैं कहूँगा मृत्यु हो, आप कहेंगे अखंड भारत में। क्या कहेंगे? याद रहेगा कि भूल जाएगा? मृत्यु हो, मृत्यु हो, मृत्यु हो। अब एक प्रार्थना करूंगा कि शुभारती जो है ये सोचकर चलेगी अगली एक्सटेंशन जो कैंपस है वो रावलपिंडी या लाहौर में शुरू करेंगे। जो प्रतिदिन इन 2 शब्दों को बोलेंगे, 11 शब्द हैं। मृत्यु हो अखंड भारत में 5 शब्द, 6 शब्द हैं कैलाश मानसरोवर चीन से मुक्त हो। 5 और 6 11 शब्द प्रतिदिन। आप मस्जिद जाते, चर्च जाते, मंदिर जाते, गुरुद्वारा जाते, घर में पूजा करते, पास होने के लिए हनुमान जी का व्रत रखते, जो जो करना है वो सब करिए, पर प्रतिदिन ये वाक्य ईश्वर को प्रार्थना के रूप में जरूर दोहराएंगे। जो ये वायदा करते हैं वो दोनों हाथ ऊपर खड़ा करते। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मैं एक हिंद कहूँगा, आपने जय हिंद कहना। एक हिंद, एक हिंद, एक हिंद।
मजहब अनेक होंगे, जात अनेक होंगी, पर हम सब एक हैं। आवाज दो, हम एक है कहने। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। तो सुभारती का अगला कैंपस लाहौर में, और 30 दिसंबर 1943 जो भारत का प्रथम विजय दिवस था और स्वतंत्रता दिवस था, जब अखंड भारत के रूप में तिरंगा पोर्ट ब्लेयर में सुभाष ने लहराया था एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट भारत। इस 30 दिसंबर को भी सेलिब्रेट सुभारती करे। इन शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो वीर परिवार आए हुए हैं उनको भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को आदरांजलि। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की आवाज दो, वंदे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपकी भावात्मक कथनी से संपूर्ण वातावरण प्रफुल्लित हो उठा। आप कृपया कर मंच पर बने रहें। हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे कुलाधिपति महोदया श्रीमती स्तुति नारायण कक्कर मैडम, कुलपति महोदय मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल सर, सेवा मेडल सेवानिवृत्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर शैलराज मैडम एवं निदेशक SDA कर्नल राजेश त्यागी महोदय को। वृक्षारोपण हेतु सम्मान के लिए ज्योति इंटर कॉलेज सराय काजी गढ़ रोड के छात्रों से अनुरोध है कि वे मंच पर आएं। अब श्री शालिग्राम शर्मा स्मारक इंटर कॉलेज रासना मेरठ के छात्रों से अनुरोध है कि वे मंच पर आएं। माफी चाहेंगे। आगे बढ़ते हुए विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में से एक नंदलाल बोस सुभारती कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड फैशन डिजाइन विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाते हुए समय समय पर तरह तरह के कार्यक्रम एवं गतिविधियों को आयोजित कर विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाता है। इन्हीं गतिविधियों को एकत्रित कर आर्ट्स फ्रेग्रेंस नामक न्यूज़लेटर के 13वें एडिशन का आज इस पावन अवसर पर हम विमोचन करेंगे। कृपया आप सभी मंच पर बने रहें। सुभारती प्यार, सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में अतिथिगण को स्मृति चिन्ह एवं पटका देने में विश्वास रखती है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम कुलाधिपति महोदया से आग्रह करना चाहेंगे कि वे कृपया कर डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी को सम्मानित करें। आसमान से ऊंची हम अपनी उड़ान लिए फिरते हैं। वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को। हम तो हथेली पर अपनी जान लिए फिरते हैं। नमन उन शहीदों को करते हैं, देश के उन वीरों को करते हैं, कफन ओढ़ के जो युद्ध मैदानों में उतरे थे। इस विजय कारगिल दिवस पर सलामी उन्हें करते हैं। अब आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और आजाद भारत अखंड भारत के राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाएं। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत नाग है जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। चंचल सागर विंध्य हिमालय, नीला यमुना गंगा। तेरे नित गुण गाए, तुझ संग जीवन पाए।
हर तन पाए आशा। सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम सुभागा। जय